ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम न्यू पेंशन स्कीम, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। लगातार ये चर्चा आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में, खास तौर से जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने, उस समय के लीडर्स ने, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना तैयार की कि मिडिल क्लास को थोड़ा सशक्त किया जाए। और भारत में जो मध्यम वर्ग है, ज़्यादातर की इच्छा होती है कि वो सरकारी नौकरियों में ही जाए। और आकर्षण ये था कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद, रिटायर होने के बाद एक पेंशन मिलता था जो कि वृद्धावस्था में आप अपना खर्चा उठा सकें और आप किसी पर आश्रित न हो। लेकिन पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब सरकार बनी उनकी, जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम की शुरुआत की जो बाजार पर निर्भर है। उसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये लगातार अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से एक बड़ा आंदोलन, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है और उसके जो लीडर हैं विजय बंधु साहब हैं, आज हमारे साथ अम्बेडकर मौजूद हैं, नेशनल लेवल पे पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मूवमेंट को। अभी 1 अक्टूबर को रामलीला ग्राउंड में, अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो लाखों की संख्या में कर्मचारी वहाँ पर आए थे, लाखों की संख्या में पूरे देश भर से आए थे। क्या है पूरा मामला, क्या है आंदोलन और क्यों ये वीडियो सुनना जानना जरूरी है आपके लिए, और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ज़रूरी है, ये पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विजय बंधु साहब इस आंदोलन के, 10 सालों से 2013 से पहले उत्तर प्रदेश में इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद पूरा फेडरेशन बना के पूरे नेशनल लेवल पर पूरे जितने ऑर्गेनाइजेशन सबको जोड़ा और कई प्रदेशों में, कई सूबों में बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। अभी हालिया रैली दिल्ली के रामलीला ग्राउंड 1 अक्टूबर की है। इनसे बात करते हैं और समझते हैं, और जो लोग आप में से सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, क्या है न्यू पेंशन स्कीम के दुष्परिणाम और क्यों ज़रूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये समझना ज़रूरी है। इनके आंदोलन का प्रभाव ये रहा, कम से कम हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुका है। बंगाल में कभी न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ और कर्नाटक में भी पाइपलाइन में है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। ये मुद्दा धीरे धीरे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा, बड़ा पॉलिटिकल इशू बनने जा रहा है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा और मुझे लग रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। विजय बंधु साहब से समझेंगे क्या है ये आंदोलन और क्यों आपको ये सुनना जरूरी है। विजय बंधु साहब ही बताएंगे। स्वागत है विजय जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताएं जरा। देखिए, न्यू पेंशन और जो ओपीएस की बात, नई एनपीएस और ओपीएस की बात होती है तो मैं बहुत क्लियर हूँ और मैंने जो अध्ययन किया है, नई पेंशन व्यवस्था दरअसल पेंशन व्यवस्था है ही नहीं, वो एक स्कीम है और स्कीमों का इतिहास रहा है कि कभी शुरू हो सकती, कभी बंद हो सकती है। और पुरानी पेंशन जो थी वो सामाजिक सुरक्षा थी। हम किसी विभाग में हम सेवा देते हैं, देश को सेवा देते हैं, सरकार को सेवा देते हैं, हम 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल जो भी सेवा देते हैं, उसके बदले में हमें पुरानी पेंशन मिला करती थी। और पुरानी पेंशन इस बेस पर नहीं, कोई बख्शीश के रूप में ये होता था कि पूरे जीवन इसने काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, तो कम से कम जब बूढ़े हों, जब रिटायरमेंट हो, तो कम से कम इतना तो रहे कि अपना जीवन यापन आराम से आत्मनिर्भर होकर कर लें। उस लहजे से इसको लाया गया और एक अच्छी व्यवस्था, शानदार व्यवस्था थी जिसको हम पुरानी पेंशन कह सकते हैं। अब नई पेंशन व्यवस्था में क्या हो रहा है, हमारा 10% पैसा, 14% सरकार का पैसा, 24% पैसा ले जा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और वो शेयर मार्केट में लगाएंगे। शेयर मार्केट में लगाने के बाद फिर हम जब रिटायर होंगे तो 60% पैसा हमको हार्ड कैश वापस करेंगे, 40% का हम किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे। उसमें एक जानकारी के लिए मैं बार बार बात करता हूँ, ये गवर्नमेंट शब्द नहीं है, वहाँ पीएफआरडीए बिल में गवर्नमेंट शब्द नहीं, ट्रस्ट है। और ट्रस्ट और गवर्नमेंट में पढ़े लिखे लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्या होता है। तो ये अपने जो सामाजिक सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, सरकार ने अपने को विड्रा कर लिया और विड्रा करने के बाद पैसा हमारा बट्टे खाते में ले जाकर दिवा रहे हैं। भाई आप पैसा कटवा रहे तो आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं।
तो पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी सामाजिक सुरक्षा थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी समय हम बीमार की हालत में होते हैं, या बेटी बेटा उनकी शादियाँ होती हैं, या तमाम सारी बड़ी बड़ी लायबिलिटी हमारे ऊपर होती है उस एज में, और जिस एज में हमारे पे जिम्मेदारी है उस समय हम खाली हाथ हैं। तो ये बहुत दुखद है। और अब तो पहले कहा करते थे कि एनपीएस में करोड़ों मिलेंगे, अब तो रोज़ परिणाम आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। अभी हरदोई का घटना है, 1 लाख वही आ रहा हूँ। पहले तो ये हमको न्यू पेंशन स्कीम समझा दीजिए ठीक से। तो मैं पुराने वाले में हूँ। हाँ, आप पुराने वाले में हैं, और आपको साधुवाद कि आप एक अच्छा सुरक्षित जीवन जिएंगे, और जो लोग भी उसमें हैं वो सुरक्षित जीवन जिएंगे। एनपीएस हमने कह दी कि, और जो इसकी स्कीम लाई गई, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे ये भला होगा, इनका भला होगा। मैं कह रहा हूँ कि नई पेंशन व्यवस्था से न कर्मचारी का भला है, न प्रदेश और देश का भला है, न इस देश का भला है। और क्यों नहीं भला है उसको मैं कारण बता दूँ। जब हम ओपीएस में होते हैं, जो लोग होते हैं उनका जीपीएफ कटता है, पैसा उनका होता है, लेकिन सरकार उसका यूज करती है। जीपीएफ ऐसा बड़ा फंड था, तमाम सारे सरकार की योजनाएं उसी पर चला करती थी। बाद में हम अलग अलग टाइम रिटायर होते थे, हमें जीपीएफ का पैसा मिल जाता था, और पुरानी पेंशन का हमका अलग उसका प्रॉफिट मिलता था। अब हमारी जीपीएफ व्यवस्था बन गई, मतलब पुरानी पेंशन बंद होने से ही नहीं कि पुरानी किल हो गई, हमारा जीपीएफ की व्यवस्था छीन ली गई, जो सरकारी कर्मचारी का एक बहुत बड़ा आधार होता था। बेटी के ब्याह होता था, आदमी कहता बड़े घमंड से कि कोई बात नहीं, हम निकाल के तुम्हारा बेटा, हम जाओ इलाहाबाद पढ़ने, जाओ दिल्ली पढ़ने, ये किस दिन काम आएगा। बेटी की शादी करनी होती है तो कहते चिंता न करना, मेरे जेब का पैसा है, किस दिन काम आएगा। स्वामान से अपनी बेटी को विदा करता था। ऐसे तमाम सारी खूबियाँ जो ओपीएस में थी, एनपीएस में सब बंद कर करके एक शेयर आधारित, मार्केट आधारित व्यवस्था कर दी गई। और मज़े की बात उसमें बताएं, हमें खुद नहीं पता ये पैसा कौन लगा रहा है, कौन ले जा रहा है, कितना मिलेगा, ये कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और यहाँ तक अब दुखद परिणाम आ रहे हैं कि अब तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग यहाँ तक कहने लगे कि यार इससे अच्छा मत दो, हमारा पैसा तो मत काटो आप। और जबकि मैं बता रहा हूँ कि इसमें दोहरा नुकसान, एक तो हमारी जीपीएफ जैसी व्यवस्था खत्म हो गई, पुरानी पेंशन जैसी सिक्योरिटी खत्म हो गई, और ऊपर से 10% वेतन हमारा ले लिया गया। 10% वेतन भी तो कट रहा है। अच्छे दिन तो आ तो गए। अगर यही अच्छे दिन है तो मैं एक अटल जी जो है इंडिया शाइनिंग किए थे, और इधर मोदी जी बोले अच्छे दिन आएंगे। तो एक बात हमको समझाइए आप, चूँकि आपका अध्ययन है इस पर, मेरा अध्ययन नहीं है, कि डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय और न्यू पेंशन स्कीम एक ही सरकार ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है। ये बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बाकायदा जो सरकारी कंपनियां थी उसको बेचने के लिए अरुण शौरी के नेतृत्व में डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनवाया, और उसके साथ साथ 2004 में जो है ये न्यू पेंशन स्कीम आ गया। क्या पॉलिटिक्स था ये? देखिए, पॉलिटिक्स अगर अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में थे जब ये व्यवस्था इम्प्लीमेंट की गई, उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में लागू की गई। और उस समय क्योंकि अटल जी लोकसभा सदस्य लखनऊ से थे जब ये प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ गए तो तमाम कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई ये तो नई पेंशन व्यवस्था से क्या होगा। तो एक मैं वाकया याद दिलाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का था, राष्ट्र या ओपीएस। अच्छा, राष्ट्र। हाँ, एक शब्द था, आज भी हमारे पास उसका कोड रखा हो, राष्ट्र या ओपीएस। तो लोगों ने कहा भाई हमें तो राष्ट्र ही प्यारा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके आगे का सवाल जिनको पूछना चाहिए वो पूछे नहीं, और उन्होंने उत्तर दिए, चलो मेरे लिए तो राष्ट्र खत्म हो गया, हमने पेंशन अपनी छोड़ दी, या आपने ज़बरदस्ती ले ली। तो क्या नेता जो लोग लेते हैं वो उनको राष्ट्र नहीं प्यारा है? इसका मतलब यही हुआ कि ओपीएस, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वो पुरानी व्यवस्था में हैं, वो उनको राष्ट्र नहीं प्यारा, इसका मतलब उनको ओपीएस प्यारा है और राष्ट्र हमको प्यारा है। ये दो दोहरी नीति। अटल जी से पूछते ना कि राष्ट्र किसके लिए। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, पूरी जिंदगी अटल जी लास्ट के 2 दिन थे उसी पुरानी पेंशन, उसी पेंशन व्यवस्था जिए। और कर्मचारियों के लिए बोले कि राष्ट्र। हाँ, राष्ट्र। अच्छा, ये बताइए, तकरीबन 20 साल हो गए न्यू पेंशन स्कीम के, 4 से लेकर अब 23 है, 19-20 साल हो गए। न्यू पेंशन स्कीम में कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे, कुछ लोग रिटायर हुए होंगे। उस पर कोई अध्ययन, कोई कुछ आंकड़े आए हैं इस तरह, कुछ स्टोरीज इस तरह? हाँ, बिल्कुल है। और मैं जब शुरुआती दौर इस आंदोलन को शुरू किया तो लोग, हम बात करते तो लोग कहते थे कि नहीं इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो हमने कहा नहीं, ये हमने जो अध्ययन किया, हमने जो कैलकुलेशन किया है वो निश्चित रूप से ये डिमेरिट वाला है विषय। तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, अब परिणाम सामने आ रहे हैं,
अब आपको बताऊं बड़ी आश्चर्यजनक चीज, जिस व्यवस्था में हमें करोड़ों दिया करते थे, करोड़ों देने की बात करते थे, आज 800, 1200, 1500। प्रधानमंत्री जी जहाँ से आज प्रधानमंत्री जी लोकसभा सदस्य हैं बनारस से, वहाँ एक प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए इंटर कॉलेज के, उनका वेतन था लगभग 1.25 लाख रुपए। और जब नई पेंशन व्यवस्था में थे वो, क्योंकि रिटायर हो गए, 4044 रुपये उनको नई पेंशन व्यवस्था से पेंशन मिल रही। यहाँ रिकॉर्ड है, पे स्लिप है, उनकी पेंशन स्लिप है, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। और इसी तरह की घटनाएं कभी कभी तो ऐसा था कि 1-2 आती थी, अब तो रोज़ आ रहा है, क्योंकि अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो रोज रिटायर हो रहे हैं। अभी हरदोई का वाक़या है, 1 लाख से ज़्यादा वेतन था, 1147 रुपये उनकी नई पेंशन व्यवस्था पेंशन बनी। जैसे आपका कैलकुलेशन है कि? हाँ, पूरा कैलकुलेशन है और मेरे पास तो ये डाटा है। कैलकुलेशन मतलब किस बेसिस पे 1100 रुपया पेंशन? हाँ, अब इसका यह तरीका है, जो ये पेंशन बता रहे हैं वो एक्चुअली पेंशन है ही नहीं। वो क्या है, जब 60% हमारा हार्ड कैश वापस कर देते हैं पूरे टोटल का, और 40% हम ले जाके किसी बीमा कंपनी से बीमा प्लान लेते हैं, पेंशन प्लान लेते हैं, तो वो कंपनी तय करती है कि हम कितना देंगे, उसमें सरकार का रोल नहीं। और ये पेंशन है भी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, ये जो पैसा जमा होता है उसका ब्याज है, पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है, इंटरेस्ट मतलब शेयर दिया जा रहा है, बस वो है। इसीलिए इतना कम 1100, 1800, 1200 रुपये आ रहे हैं। अब आप कल्पना करें, जिस दौर में सिलेंडर 1100 रुपये ज़्यादा हो, उस दौर में 1100 रुपये पेंशन, बिजली का बिल, दवाइयाँ अपनी भी, और अगर मान लीजिए घर में और लोग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अब 1100 रुपये में क्या हो सकता है? और इसको अगर पेंशन कहा जा रहा है, राष्ट्र नेशन फर्स्ट, राष्ट्र बनता किससे है? राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र उस देश के नागरिकों से बनता है। अगर नागरिक ही असुरक्षित है, नागरिक ही फटे हाल है, तो वो राष्ट्र का क्या स्वरूप होगा? राष्ट्र तो नागरिकों से बनता है। राष्ट्र कोई भौगोलिक चीज तो है नहीं, वो तो उस देश के नागरिकों के ऊपर निर्भर। और नागरिक फटे हाल है, नागरिक पीड़ित है, नागरिक अपना दबाव, तो नागरिक ने खुद अपने ऊपर अधिरोपित किया है ना कि हम नेशन फर्स्ट। ये, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी चलिए कांग्रेस के राज्य में 3 जगह लागू हो गया, बीजेपी में किसी में नहीं हुआ है। इसका फिलॉसफी समझिए। बीजेपी में बीच में जरूर बताऊंगा कि मेरे आंदोलन का असर इतना है कि सिक्किम पहला राज्य होने जा रहा है जो एनडीए गठबंधन है, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारे आंदोलन से दबाव में सहमति दी है अभी कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। ये आश्चर्यजनक चीज़ अपने आप में है, और हम सत्ता पक्ष भी कहना चाहते हैं कि अब दरारें अंदर भी जा रही हैं। नहीं तो ऐसा है, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, हम लोग शहर में रहते हैं, जो अभी रजीम है, जो सत्ता है, उनको लाने में तो मिडिल क्लास से बहुत कूद के आगे बढ़ी हुई थी। अब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, खूब कूद के कुछ चिल्ला के लाए। लेकिन मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज की डेट में वही मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा शोषित है और सबसे ज़्यादा परेशान है, और सबसे ज़्यादा इस सरकार के, वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली प्रणाली से दुखी है। ये बात बिल्कुल मैं ज़मीनी स्तर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत तेज़ी से चिल्ला कहे थे, आज जो अंदर खाने कहते हैं, ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। ये शुरू हो गया है। तो नशा उतरा कि नहीं अभी? हाँ, नशा बहुत तेज उतरा, बहुत बड़ी संख्या में उतरा है। हो सकता है कि हम अनुमान लगा पाएँ या सरकार अनुमान ना लगा पाए कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं गाँव लोगों, क्योंकि मैं पूरा देश घूमता रहता हूँ, मेरा पूरा देश जाना रहता है किसी न किसी माध्यम से, कभी सम्मेलन, कभी रैलियाँ, तो मैंने जो देखा है कि लोअर मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो ये बात क्लियर हो गया कि इस सरकार में भला नहीं होना। मिडिल क्लास ये बात समझ रहा है कि हम लोग तो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ डूटा का इलेक्शन हुआ, यहाँ बीजेपी जीत गई पूरा। अब देखिए, राष्ट्रवाद का चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, कई तरीके होते हैं, अब किस राज्यों के कहाँ हो, लेकिन मेरा इस मुद्दे को लेकर जो अनुभव रहा है, चाहे मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड में हेमंत सोरेन जी जब विपक्ष में थे, हम लोगों ने रांची में रैली की, और वो स्वतः आए और उन्होंने कहा नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। उस जो आदिवासी पार्टी मानी जाती है, उनके पिताजी वो रहे हैं, जहाँ पढ़े लिखों को बहुत ज़्यादा वोट नहीं जाया करता था, लेकिन इस मुद्दे पर हमने वहाँ वोट फॉर ओपीएस चलाया, और उन्हें अधिकतम वोट कर्मचारियों के मिले, वो किसी जात धर्म के होंगे। और मैं आप बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, इस आंदोलन को तोड़ा है, और उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन सत्ता में है। उसके बाद वो बिहार चला, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को रखा, और हम सब ने अपील की। लालू यादव को भी पढ़े लिखे लोगों को वोट नहीं मिला, मतलब जो मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 62%
और पोस्टल बैलेट के अंदर। और आपको जानकारी भी होगी कि बिहार में पोस्टल बैलेट जब गिनती शुरू हुई तो धूम मची थी और उसको रोका गया, और रोकने के बाद दोबारा गिनती भी नहीं की गई। आज भी वो मामला वहीं का वहीं पेंडिंग है। उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, 312 सीटों पोस्टल बैलेट, तो हम देख रहे हैं। उसके बाद आप हिमाचल चले आइए, हिमाचल में तो पूरा इलेक्शन ओपीएस पे हुआ, पूरा ये सत्ता और विपक्ष जानता है। और पूरा वहाँ कर्मचारियों ने मिलकर के, हाँ वहाँ के कर्मचारियों में स्पेशली धन्यवाद दूंगा कि वहाँ चुनाव के समय कर्मचारी बन गए। मतलब अर्थ बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल अर्थ है, होना चाहिए। वो जात धर्म भाषा बोली सब भूल जाता है। मैं अभी आपको एक वाकया अगर कहें तो बता दूं। अभी जब 1 अक्टूबर की मेरी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, और वहाँ मीडिया के साथी हमारे पूछे, उन्होंने कहा भाई आप तो पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ बात कर रहे हैं, यहाँ सनातन धर्म खतरे में है। तो हमने कहा आपकी बात मैं मान देता हूँ खतरे में है, और हमने कहा सनातन धर्म तभी चलेगा जब हमारे जेब में पैसा होगा, तब फूल पाती मिठाई ले जाकर मंदिर में चढ़ाएंगे। जब पैसे जेब में नहीं होगा तो सनातन कहाँ चलेगा। अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है तो ऑफिस नहीं, बढ़िया आप जवाब दिए कि सनातन को। तो अभी क्या देखिए, कांग्रेस इस बात को भाप चुकी है, उसने राज्यों में लागू कर दिया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव का भी मुद्दा बनाएगी इसमें। और आपको क्या लग रहा है कि सरकार में मैसेज जा रहा है कि नहीं? सरकार में तो मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर के बाद सरकार में जितना हमारे कर्मचारियों में जितना चिंतन नहीं हो रहा, जितना विपक्ष इस पर चिंतन नहीं करा, उससे कई गुना ज़्यादा सरकार चिंतन कर रही। 1 अक्टूबर की रैली ने उनको बता दिया कि ये पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग हमारे खिलाफ है। क्योंकि आपको बताऊँ, मैं जैसे साधारण सा व्यक्ति, जहाँ पर दिल्ली जैसे जगहों पर पूरा देश, और मैं आपको बताऊँ एक भी कोना देश का नहीं था जहाँ से लोग ना आए, और स्वप्रेरित आए। अपना साधन अपनी भोजन अपनी पोटली लेके आए। हमने किसी को नहीं दिया कि हमने बस दिया हमने कर दिया। पॉलिटिकल दलों में तो तमाम सारी चीज़ें होती है, आप जानते हैं। उसके बाद भी आया सरकार टेंशन में है, हमें पेंशन चाहिए, उनको टेंशन चाहिए, वो अपनी बात समझे, और नहीं तो हिमाचल कर्नाटक का परिणाम आने वाले टाइम में और विधानसभा में चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मुश्किल से 90-91 में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ, और सरकार की योजना की वजह से SC/ST का थोड़ा पहले से था रिजर्वेशन, ठीक है। और SC/ST OBC के ज़्यादातर लोग पहले जनरेशन नौकरी करने वाले हैं, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, कुछ होंगे जो दूसरे जनरेशन में नौकरी करने वाले होंगे। तो क्या ये प्लानिंग थी, चाहे बीजेपी चाहे उसके पीछे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, प्लानिंग थी कि SC/ST OBC को पहले कमर तोड़ दो, इनका पेट वेट निकल रहा है जरा? नहीं, मैं तो थोड़ा इसके आगे भी सोचता हूँ। हाँ, वो बताइए। वो मैं इसके आगे भी सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ जब पुरानी पेंशन बंद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो उसमें वो लोग भी NPS में आ गए जो उनको वोट देकर जिताए थे। हाँ, नहीं तो, लेकिन बाकी लोग का तो मान लीजिए जमीन है, 4 जनरेशन पहले से कुछ चल रहा है मोटा मोटी, लेकिन जो पहला जनरेशन आ रहा है, नौकरी किया 25 साल, उसके बाद 1300 रुपया उसको पेंशन मिलेगा, तो क्या करे? सबसे इसकी मार किस पे पड़ती है? बिल्कुल देखिए, नौकरी में कौन आता है? निम्न क्लास और मिडिल क्लास आता है, निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। और निश्चित रूप से उसके पास और कोई आधार भी नहीं है। लोअर मिडिल क्लास का आदमी इसमें आता है और वही नौकरी के लिए चौड़ा चार में होता है। और नौकरी के चर्चा पुरानी पेंशन थी, उसको खत्म कर दिया, तो निश्चित रूप से उनको, क्योंकि वो उनके बड़ा आधार है, और कोई आधार उनके पास कोई है नहीं। नौकरी, शिक्षा है, नौकरी है, नौकरी बाद पेंशन थी, वो खत्म हो गया। पूरा मिडिल क्लास ही नौकरी से बना। यस, वही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा मिडिल क्लास ही से प्रभावित है। और अगर पेंशन खत्म की जा रही है, नौकरी खत्म की जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, तो ये किसी जाति के नहीं, मैं तो उसको आगे देखता हूँ कि जिन जाति के लोग समझते हैं कि वो मेरे भी हैं, अगर पेंशन खत्म होगी तो वो जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे उनका भी प्रभावित हुआ। आज नौकरियाँ खत्म हो रही हैं, तो नौकरियाँ खत्म हो रही, तो मैं इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। इलाहाबाद में जौनपुर का आदमी, गाजीपुर का आदमी, आजमगढ़ का आदमी, चाहे जिस जाति का, मैं एक छोटा सा कमरा लेकर के IAS की तैयारी करता था। अब IAS का जब पद लेटर एंट्री होगी तो वो किसी समाज का होगा, वो बाहर हो जाएगा। और ये सरकार किसी की नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी। हमारे गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पहले सरकारी होते थे तो 50-60 हज़ार अभी तनख्वाह उनकी मिलती है, 60-70 हज़ार। आजकल 12 से 15 हज़ार में जो ना 12-12 घंटा इनका रेल निकाले रहता है। अब तो उसमें SC/ST OBC को नहीं मिलता, सारे अपर कास्ट ही ज़्यादातर रहते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, निजीकरण इस देश के लिए, इस समाज के लिए अभिशाप है। आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो, ठेकेदारी प्रथा हो, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें हमारी योग्यता का, हमारे लेवल का आदमी हमारा काम अगर कर रहा है, तो फिर किसी को 70 हज़ार, किसी को 7 हज़ार क्यों? ये
बहुत गलत है। और ये सिर्फ ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था है। हम सब जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था है कि हर चीज़ पूंजीपति के हाथ में आ जाए और लाचार कमजोर समाज पैदा होगा तो कभी सवाल नहीं पैदा करेगा। 5 किलो अनाज मांगेगा खाली, फिर वो बिल्कुल उसी दिशा में जाएगा, उसी दिशा। अच्छा, जब इसका मकसद ही हो जाएगा पेट भरना ही है, तो कहते हैं ना जब पेट खाली होता है तो उसमें विचार नहीं आते हैं। विचार तभी आते हैं, और लोअर मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा होगा उसके अंदर निश्चित से कहीं ना कहीं वो विचार पनपा, तो वो विचार ही को बंद कर दिया जाए तो लाचार और मजबूर समाज बना दिया। ये सरकार की थीम है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो आंदोलन है, अगला आंदोलन कहाँ पे है, रैली? देखिए, आंदोलन हमारा लगातार पूरे देश में चलता रहता है। अभी राष्ट्रीय मान लीजिए प्रोग्राम हमने 1 अक्टूबर को किया। अब अभी क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो अभी पूरे हम लोग का पूरा फोकस उस पर है, क्योंकि हमारा एक अभियान चलता है वोट फॉर ओपीएस। जो ओपीएस देगा हम उसे वोट देंगे, ये हमारा एकदम क्लियर कट है, हमारी पूरी टीम का। आप नौकरी में है अभी? हाँ बिल्कुल नौकरी में है, नौकरी में है, तभी तो पेंशन में जूझ रहे हैं कि पेंशन मिल जाए तो बुढ़ापा कटेगा ठीक से। नहीं तो आप तो सीधे कैंपेन कर रहे हैं वोट फॉर ओपीएस। इस कैंपेन में आप बताएं हमें कौन सी पार्टी इसमें आ रही है, किस पार्टी का हमने नाम लिया, वोट फॉर ओपीएस। और ये सवाल निर्वाचन आयोग ने मुझसे पूछा एक बार, एक चुनाव में हमको नोटिस देकर हमने जवाब दिया। हम वोट अपना किस मुद्दे पे किसको देंगे ये निर्वाचन आयोग नहीं तय करेगा, वो हम तय करेंगे। जैसे मैं पेंशन से वंचित हूँ, मेरा विषय पेंशन है, बेरोजगार बड़ा लड़का है उसका विषय रोजगार है, किसान है उसका, तो वोट तो हमारा है, हम देंगे। हमारी पुरानी पेंशन की जो बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। और 5-6 राज्यों में हमने उसको करके दिखाया। तो ये बताइए, अगर 50 लाख कर्मचारी हैं और एक घर में 4 वोट हैं, ठीक है जी, तो 2 करोड़ वोट हुआ। 2 करोड़ तो एक बड़ा साइजेबल अमाउंट है, और नेता की निगाह तो गिद्ध की तरह वोट पर होती है। ये बात मैंने उसे आपको व्यक्तिगत कोई बार्गेन, कोई तोहफा आते रहते हैं, बहुत हर तरह का तोहफा भी आता है, प्रेशर भी आता है, वो सब चलती है। आप समझते हैं, आप उससे ज़्यादा जागरूक इस वर्ग और इस समय कौन है, यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर है वो उससे ज़्यादा जागरूक कौन होगा, वो सब चीज़ें हैं। वो सब दबाव भी आता है, बार्गेनिंग भी आता है, लालच भी आता है, सब आता है। लेकिन मैंने उस दिन रैली में 1 अक्टूबर की बोला कि हम एनपीएस में 1 करोड़ लोग हैं पूरे देश में। वही कह रहा हूँ, 1 करोड़ लोग, मतलब 4 ही वोट मान लो तो 4 करोड़ हुआ। 4 करोड़ वोट हुआ। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं। हम अगर अपने घर का वोट किसी को दिला दिए तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। हम 4 और तैयार करते हैं। और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी चाहूँ, गांव में आप जाएं, प्राइमरी का मास्टर जब 2 बजे स्कूल से निकल के चाय की दुकान पर घूमती बैठ के पीता है चाय, और ये कहता है कि सरकार जा रही हुआ रही, तो गाँव का आदमी कहता है पढ़ा लिखा आदमी सही बता रहा है। तो हम 4 और कर सकते हैं, 4 और कर नहीं सकते, करेंगे। क्यों? मेरे बुढ़ापे का सवाल है। नेता, विधायक, एमपी, एमएलए अगर दौड़ दौड़ के अपने विधायक बनने के लिए करता है तो अपने बुढ़ापे की लाठी 4 नहीं 40 तैयार करेंगे। और तैयार अभियान हमारा चल रहा है वोट फॉर ओपीएस का, और चलाएंगे इसको, चलाएंगे एकदम लोकसभा तक, जब तक एजेंडा नहीं हो जाए, जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक ये अभियान जारी रहे। चलिए, तो ये बंधु साहब हैं, विजय बंधु साहब। और ओल्ड पेंशन स्कीम एक आशा थी, उम्मीद, सिर्फ मेरे लिए नहीं कि मैं नौकरी में हूँ, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, कि भविष्य में आपके बच्चे अगर आएंगे तो उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन एक सुनियोजित योजना के तहत बाजार के लिए निजीकरण भी लाया गया, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय भी बनाया गया, और वही सरकार, वही बीजेपी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की योजना लागू की। शुरू में लगता था कि शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन अब कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। 1 लाख तनख्वाह है तो 1100 रुपया पेंशन पाइए। अच्छे दिन आ चुके हैं, तो अपने हिसाब से आप सोचिए। विजय जी का पूरा कैंपेन है वोट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। मैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए ये लागू हो, क्योंकि नौकरी पेशा वर्ग के लिए सिर्फ एक ही यह सुरक्षा होती है, बुढ़ापे के लिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और इनके पूरे कैंपेन पे नज़र रखिए। कहाँ कहाँ बिहार में भी रैली होना है, देश के कई भागों में रैली होंगे, कहीं मौका मिला तो एक आध जगह मैं भी शामिल रहूँगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया, धन्यवाद।